गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं हंसराज परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। जूलॉजी सब्जेक्ट में आजकल की ऑनलाइन क्लासेस में हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है वो है एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आने वाले केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक। जैसा कि हम इतना पढ़ चुके हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से वो जीवों को प्रभावित करते हैं। एक बार फिर से मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि एनवायरमेंट में रहते हुए सभी जीव जंतु एनवायरमेंट को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं और वो सभी जीव जंतु एनवायरमेंट से स्वयं भी प्रभावित होते हैं। पर्यावरण का, एनवायरमेंट का वह भाग, वह पार्ट जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीवों को प्रभावित करता है, यानी एनवायरमेंट का वह भाग जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीवों को प्रभावित करता है, वह भाग, वह पार्ट एनवायरमेंटल फैक्टर बन जाता है, पर्यावरणीय कारक बन जाता है। तो इस तरह से वो फिर एनिमल्स को वो प्रभावित करता है, जीवों को वो प्रभावित करते हैं। इन्हें हम एनवायरमेंटल फैक्टर कहेंगे। और सभी एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक। बायो मीन्स लाइफ, यानी ऐसा ऐसे सभी जीव जंतु, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनवायरमेंट का जो लिविंग जो पार्ट है, जो लिविंग पार्ट है, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, जीव भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, या सब आते हैं। एनवायरमेंट का जो लिविंग पार्ट है वो सारा बायोटिक फैक्टर के रूप में काम करता है। इसी प्रकार एनवायरमेंट में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी पर्यावरण में जो नॉन लिविंग जो पार्ट है एनवायरमेंट का, वो सभी एबायोटिक फैक्टर के रूप में जीवों को प्रभावित करते हैं। यानी जो अजैविक जो कारक है वो सभी नॉन लिविंग है, वो अजैविक तत्व हैं जो कि जीवों को प्रभावित करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं, वो सभी एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। और अजैविक कारकों को हम, एबायोटिक फैक्टर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर, यानी भौतिक और रासायनिक। फिजिकल फैक्टर्स में तो वो थे ऐसे फैक्टर्स जो अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण, यानी अपने भौतिक गुणों के द्वारा जीवों को वो प्रभावित करते हैं, वो सभी फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें टेम्परेचर भी आता है, इसमें लाइट भी आता है, प्रेशर है, करंट है। ये सब चीजें फिजिकल फैक्टर्स के रूप में जीवों को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ एबायोटिक फैक्टर का दूसरा जो प्रकार है वो होता है केमिकल फैक्टर, यानी एनवायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक भी होते हैं जो अपने केमिकल गुणों के द्वारा जीवों को प्रभावित करते हैं। यानी अपने रासायनिक गुणों के द्वारा जो जीवों को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, वो किस में आते हैं? केमिकल फैक्टर में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल फैक्टर में तो क्या क्या आता है? टेम्परेचर आता है, तापमान आता है, वो कितना होता है, कैसे मापते हैं, कहाँ से टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट में आता है और जीवों को किस तरह से वो प्रभावित करता है, हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, लाइट पढ़, प्रकाश पढ़ चुके हैं, कैसे एनिमल्स को वो प्रभावित करता है। प्रेशर है, वाटर का प्रेशर है, वाटर करंट है, ये सब क्या है? फिजिकल फैक्टर्स है, भौतिक कारक है। इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक, यानी एनवायरमेंट में पाए जाने वाले ऐसे कारक, ऐसे घटक जो जिसमें जिसका जो केमिकल नेचर होता है, जिसका जिसकी जो रासायनिक प्रकृति होती है, वो जीवों को प्रभावित करती है। इस चार्ट के द्वारा देखिए आप, जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं उन्हें हमने दो भागों में डिवाइड किया है, तो फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल में जैसा कि यहाँ सनलाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इस तरह से ये होते हैं। केमिकल के अंदर जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं, इसमें कि इस तरह के आयरन है, कॉपर है, ये न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं, गैसेज यानी एयर वगैरह हो सकता है। इसके अलावा अन्य भी केमिकल फैक्टर्स में आते हैं। यहाँ एक बार फिर से यहाँ चित्र के द्वारा आप देखिए कि तो एबायोटिक फैक्टर होता है, इसके अंदर फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इसमें कि सनलाइट है, सोलर यानी लाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हवा वगैरह होगी। इसके अलावा जो केमिकल जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें अनेक प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इसमें आते हैं। इसके अलावा जो वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये सब मिलकर
ये जो फैक्टर्स हैं जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज या इनका जो केमिकल इनके जो लक्षण है वो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जीवों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से केमिकल फैक्टर के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुख्य जो फैक्टर हैं, एक वाटर होता है, एक एयर है, एक सोइल है, पीएच भी होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इतने कारक ऐसे हैं जिनकी जो केमिकल नेचर है वो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जीवों को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। सबसे पहले इस चित्र के द्वारा आप देखिए कि इसमें जो वाटर बॉडीज है किस तरह से सब जीव होते हैं। यानी सबसे पहले जो केमिकल फैक्टर है वो वाटर है। वाटर के बारे में हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए पानी है वो कितना जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी लगभग 90% तक, 90% तक उसमें पानी होता है। और जीवों के अंदर सभी जो जैविक क्रियाएं होती है वो लिक्विड मीडियम में होती है, जलीय माध्यम में होती है। जीवों की सभी जो रासायनिक जो जैविक क्रियाएं हैं सारी की सारी वाटर मीडियम में होती है। तो हमारे शरीर के लिए जल जो है वो बहुत ही जरूरी है। जल के बिना जीवन की हम कल्पना भी हम नहीं कर सकते, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। प्लांट्स के लिए भी पानी बहुत आवश्यक है, पानी उनको मिलेगा तभी वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे। और प्लांट्स के ऊपर हम जानते हैं कि सभी जो जंतु है, एनिमल्स है, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसी प्रकार जो सभी एनिमल्स हैं उनके भोजन का मुख्य भाग भी पानी होता है। पानी के बिना शरीर के अंदर होने वाली जो सभी जैविक क्रियाएं वो पानी के बिना संभव नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल है वो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भले ही एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सभी जो चीजें हैं वो प्लांट्स है उनको प्रभावित करता है। इस तरह से जो केमिकल फैक्टर जो वाटर है वो जीवों के उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, उनकी लाइफ को, उनकी ग्रोथ को, उनके मेटाबॉलिज्म को, उनके डेवलपमेंट को, सभी क्रियाओं को पानी है वो प्रभावित करता है। इस चित्र के द्वारा आप देखिए कि जो पानी है किस तरह से हमारे जो जीवन का मुख्य जो अंग है, पानी के बिना जीवन है वो बिल्कुल भी वो संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंतर्गत एबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक के अंतर्गत आने वाले जो केमिकल फैक्टर्स हैं उसमें जो पानी होता है वो हमारे शरीर के लिए या कहीं जीवों के लिए, जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद में दूसरा जो केमिकल जो फैक्टर है वो है एयर। हम जानते हैं कि वायुमंडल में हमारे चारों तरफ जो वायु है वो विद्यमान रहती है। और वायु क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है, मिक्सचर है। विभिन्न प्रकार की गैसों का मिक्सचर जो है वो एयर है, वो वायु है। और इसमें जो एयर मुख्य जो भाग है वो होता है नाइट्रोजन। लगभग 78% जो वायु है उसमें 78% जो भाग होता है वो नाइट्रोजन का होता है। उसके अलावा जो हमारी ऑक्सीजन है जो कि प्राणवायु होती है, जो कि हम श्वसन में हम ग्रहण करते हैं, लगभग 21% है ऑक्सीजन है और 78% एयर में जो भाग है वो होता है नाइट्रोजन का। मुख्य ये दो गैसें होती है एयर में। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो अदर गैसेज हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी है, हाइड्रोजन भी है, नियोन भी है, हीलियम भी है। कहने का मतलब है अन्य गैसेज भी इसमें पाई जाती है। गैसेज जो होती है, जैसा कि यहाँ जो ऑक्सीजन है ये हमारे श्वसन के लिए बहुत ही जरूरी गैस है। इसके बिना हम सांस है वो नहीं ले सकते। ऑक्सीजन है वो इंस्पायरेशन से हम ग्रहण करते हैं और एक्सपायरेशन से उसको CO2 को हम बाहर निकालते हैं। इस तरह से श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन है वो बहुत ही आवश्यक होती है। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन होती है वो भी हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो प्रोटीन जो घटक है उसके लिए अत्यधिक जरूरी होती है। प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट हम ग्रहण नहीं कर सकते। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, यानी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रहण करते हैं। और प्लांट्स उसको ग्रहण करने के बाद में उसका उपयोग है वो भोजन बनाने में करते हैं। और वहां से फिर प्लांट्स का जो भोजन है उसके ऊपर अनेक प्रकार के एनिमल्स है वो उस पर डिपेंड रहते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में जो एन है या नाइट्रोजन है वो भी अति आवश्यक होती है हमारे शरीर के लिए। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये बहुत ही कम मात्रा में एनवायरनमेंट में पाई जाती है। तो यह भी जीवों के लिए
आवश्यक होती है। मुख्यतः जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स है वो CO2 का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। यानी यदि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो संभव नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि CO2 के सहयोग से जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन बनाते हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं, और उस भोजन के ऊपर सभी प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो उस पर डिपेंड रहते हैं। तो फिजिकल फैक्टर जो एयर है वो भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। इसके बाद में तीसरा जो फिजिकल केमिकल फैक्टर है वो आता है सोइल या मृदा। यानी जो केमिकल फैक्टर है जिसमें कि मैंने देखा कि पानी है, तो पानी होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके अलावा एक जो अभी हमने जो पढ़ा है एयर है, जो वायु है जिसमें कि अनेक प्रकार की गैसें होती है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसी प्रकार अगला जो केमिकल जो फैक्टर है वो है सोइल या मृदा। जो सोइल होती है वो एक तरह से मिक्सचर है। सोइल इज मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स। यानी प्लांट है, एनिमल्स हैं, जो रॉक पार्टिकल्स हैं, चट्टानों के जो पार्टिकल है उसका मिश्रण है। सोइल जो होती है वो भी हमारे जो प्लांट्स है वो उस पर डायरेक्ट रूप से उसके ऊपर डिपेंड है। एनिमल भी बहुत सारे हैं वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उस पर डिपेंड रहते हैं। सोइल के अंदर विभिन्न प्रकार के साल्ट्स होते हैं, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, गैसेस भी है, वाटर भी है। इस तरह का मिश्रण है ये मृदा। तो मृदा जो होती है वो भी शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए या कहें जीवन के लिए वो भी अति आवश्यक होती है। क्योंकि सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, पानी के द्वारा पहुंचते हैं, या कहें सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहले प्लांट्स में पहुंचते हैं और प्लांट से फिर हम एनिमल्स में पहुंचते हैं। इस तरह से सोइल भी क्या हो गया कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इस चित्र में आप देखिए कि जो सोइल है उसकी प्रोफाइल को यहाँ दिखाया गया है। ये जो भाग है वो ए लेयर होती है जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और मुख्यतः जो प्लांट्स वगैरह सी में ग्रोथ करते हैं। और ये नीचे बी वाला पोर्शन हो गया, सब सोइल है, नीचे सी है, और लास्ट में जो भाग होता है सी वाला इसमें अनेक प्रकार के चट्टान वगैरह भी इसमें पाई जाती है। सोइल जो होती है जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोइल में अनेक प्रकार के एनिमल्स भी डायरेक्ट रूप से सोइल में रहते हैं, या कहें कि सोइल को अपना हैबिटाट या आवास के रूप में वो चुनते हैं, और सोइल में अनेक प्रकार के जंतु उसमें निवास करते हैं जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अनेक प्रकार के जो बिलकारी जंतु होते हैं, बिल बनाकर जो मिट्टी में रहते हैं, उनके लिए मिट्टी या सोइल है उनके लिए हैबिटाट है। तो मिट्टी के ऐसे ऐसे जीवों के लिए क्या है कि सोइल की जो बनावट है, सोइल की जो आकृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी सोइल है वो किस तरह की है, उसकी शेप कैसी है, संरचना कैसी है, उसके ऊपर सोइल में रहने वाले जीवों का जो वितरण है वो डिपेंड करता है। यानी जैसे कि बालू मिट्टी होती है, तो बालू मिट्टी में आसानी से बिल बनाने वाले जो एनिमल्स है वो आसानी से वहाँ रह सकते हैं, चूहे वगैरह आराम से रहते हैं। और यदि कहीं जो चट्टानी प्रकृति की जो मिट्टी होती है उसमें बिल वगैरह जो होता है वो आसानी से नहीं बनाया जा सकता, तो वहाँ अलग तरह के एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं। इसमें देखिए आप जो सोइल है उसको दिखाया गया है। सोइल में बिल बनाकर रहने वाले जंतु आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोइल जो होती है वो भी एनिमल्स के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो फैक्टर होता है वो भी ये उनके लाइफ को प्रभावित करता है। सोइल में किस तरह के मिनरल्स हैं उस प्रकार के एनिमल्स भी सोइल में वहाँ हो सकते हैं, या अगर कोई मिनरल्स वहाँ नहीं है जो एनिमल्स के लिए होना चाहिए तो हो सकता है उस प्रकार के एनिमल सोइल में वहाँ absent हो सकते हैं। जैसे कि सोइल में यदि कहीं कैल्शियम की मात्रा है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम से जो कवच बनाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वहाँ अधिक मिल सकते हैं। सोइल में जो मैग्नीशियम होता है वो भी प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, और प्लांट्स के द्वारा जो वो मिनरल्स होते हैं वो फिर एनिमल्स में पहुंचते हैं। कहने का मतलब है सोइल है वो भी क्या है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीवों के शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। प्लांट्स को ये डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करती है,
और कुछ एनिमल जो सोयल में अपना आवास बनाकर रहते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं, उनको भी सोयल है, सोयल की जो बनावट होती है, उसकी जो आकृति है, वो प्रभावित करती है। सोयल भी अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग प्रकार की होती है। कहीं क्ले प्रकार की सोयल होती है, कहीं चट्टानी प्रकार की सोयल होती है, कहीं वो सैंडी प्रकार की होती है, बालू मिट्टी की बनी हुई होती है। इस तरह से जो मृदा होती है, वो भी जीवों के उसकी ग्रोथ के लिए, उनके वितरण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको प्रभावित करती है। अगला जो केमिकल फैक्टर आता है, वो होता है पीएच। पीएच जो होता है यानी हाइड्रोजन आयन, ये भी एनिमल्स को प्रभावित करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पीएच चार्ट है, इसमें पीएच का मान जो होता है 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक पीएच के मान को दिखाया हुआ है। और 7 जो मान होता है, 7 के ऊपर जो पीएच का मान जो 7 है, वहाँ जो विलयन होता है, जो भी पदार्थ होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। यानी जिसकी पीएच 7 होती है, वो न्यूट्रल है, यानी वो न तो वो एसिड है और न वो बेस है। 7 से पहले पीएच का जो भी मान है, यानी 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1, ये अगर किसी पदार्थ की पीएच है 7 से कम, तो वो पदार्थ है वो एसिडिक होता है या कहीं अम्लीय प्रकृति का होता है। और 7 से अधिक मान का जो पीएच है किसी पदार्थ का, मान लो 8 है, किसी पदार्थ का पीएच मान लो 10 है या किसी का 12 है, ये जो पीएच का मान है 14 यदि किसी का है, वो पदार्थ है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। 7 के ऊपर वो पदार्थ कोई भी है, वो न्यूट्रल है। इस तरह से पीएच का मान जो होता है, वाटर की पीएच है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवों के लिए, सोइल की पीएच है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये पीएच का मान जो होता है मुख्यतः जीवों के वितरण जो होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको ये प्रभावित करता है। इसके अलावा जो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि केमिकल फैक्टर के रूप में हम जीवों को प्रभावित करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक माइक्रो होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो शरीर को अधिक वो लार्ज अमाउंट के तौर पर हमें आवश्यक होते हैं, शरीर के लिए वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें अधिक चाहिए, क्योंकि कैल्शियम है वो जो कवच बनाने वाले एनिमल्स होते हैं, वो कैल्शियम के सहयोग से कवच बनाते हैं, तो उन्हें कैल्शियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। इसी प्रकार जो जंतु होते हैं, जैसे मानव है, उसकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए कैल्शियम चाहिए, उसके लिए भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम है, वो प्लांट्स में यूज होता है, क्लोरोफिल बनाने में यूज होता है। तो इस तरह से ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी अधिक मात्रा में आवश्यक जो पदार्थ हैं, वो मैक्रो में होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी बहुत ही कम मात्रा ही आवश्यक होती है शरीर के लिए, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, आयोडीन भी होता है, जिंक भी है, बोरोन भी है, क्लोरीन भी है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि जंतुओं के लिए, जीवों के लिए बहुत ही कम मात्रा में माइक्रो की जो मात्रा होती है, वो इस शरीर के लिए पर्याप्त होती है। जैसे कि आयरन होता है, वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार जो आयोडीन होता है, उसकी बहुत ही कम मात्रा भी शरीर के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो नेक वाला जो भाग होता है, यहाँ थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन नामक हार्मोन का संश्लेषण करती है, स्रावित करती है उसको। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण के लिए, उसके लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। यानी जब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिलेगा, तभी हार्मोन को बना पाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रो हो, शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी अति आवश्यक होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये की अधिक मात्रा शरीर के लिए आवश्यक होती है। और ये आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि जिनकी की माइक्रो माइक्रो लेवल पर भी हमारे शरीर के लिए ये अति आवश्यक होते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एबायोटिक फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल फैक्टर, जो कि हम इससे पहले के ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। एक होते हैं केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर जो कि अपनी केमिकल गुणों के कारण जीवों को प्रभावित करते हैं।
इसके अंतर्गत वाटर आता है, यानी पानी आता है, इसके अंदर वायु आता है, पीएच है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सोइल है। इस तरह से ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि जीवों को प्रभावित करते हैं, उनकी जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।